गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। इससे प्रीवियस क्लास में हमने थर्ड लॉ के बारे में जाना। थर्ड लॉ के बारे में जानने के साथ साथ हमने कुछ एप्लीकेशन भी जाने थर्ड लॉ के। नाउ हम इस क्लास में जानेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम के बारे में हम जानेंगे क्या होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम कहता है कि एक सिस्टम के अंदर अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो ऐसी कंडीशन में उसका जो लीनियर मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा। लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन रिमेन सेम, और सिंपल टर्म में कह सकते हैं लीनियर मोमेंटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट रिमेन कांस्टेंट। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो क्या कहते हैं, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम in which no external force is applied, then linear momentum remain conserved। और सिंपल टर्म में कह सकते हो, और लीनियर मोमेंटम of isolated system remain constant। जो लीनियर मोमेंटम होता है आइसोलेटेड सिस्टम का वो हमेशा कंजर्व रहता है। इसे हम देखते हैं प्रूव करके। इसका हम प्रूफ देखते हैं। प्रूफ सपोज करते हैं हमारे पास एक बॉडी है ए और दूसरी बॉडी है बी। एक बॉडी है ए और दूसरी बॉडी है बी। ये है इसका मास है m1, इसका मास है m2। नाउ इसकी कुछ वेलोसिटी है v1, इसकी कुछ वेलोसिटी है v2। नाउ इन दोनों में कोलिजन हुआ। ए में और बॉडी बी में, ए एंड बी में कोलिजन हुआ, और कोलिजन होने पर इनकी वेलोसिटी में चेंज आया। नाउ ये इधर चला गया और ये इधर चला गया। इसकी इनकी वेलोसिटी हम u ले लेते हैं, u1 एंड u2। इसकी वेलोसिटी हम ले लेते हैं v1, इसकी वेलोसिटी v2। ये a और ये b। ये बिफोर कोलिजन, इट इज अ कंडीशन ऑफ बिफोर कोलिजन, और ये आफ्टर कोलिजन।
टकराने से पहले और टकराने के बाद। तो बॉडी ए का मोमेंटम कितना था बिफोर कोलिजन, m1 u1। बॉडी टू का इसे ऐड करते हैं, m1 m2 u2। आफ्टर कोलिजन m1 b1 and m2 b2 and both are equal to each other according to law of conservation mass। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास कहता है कि मोमेंटम एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल का हमेशा कंजर्व रहता है, मोमेंटम में कोई भी चेंज नहीं आता है। तो बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन मोमेंटम रिमेन्स सेम। एक तरीका है इसका, डेरिवेटिव के फॉर्म में हम कैसे कैसे कर सकते हैं। इसके लिए हम लेंगे इम्पल्स, इम्पल्स को लेकर के इसका हम प्रूफ दिखेंगे। हमारे पास इम्पल्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डेल टाइम टी। सो एक बॉडी है हमारे पास ए और एक बॉडी हमारे पास बी। एक बॉडी है हमारे पास ए और एक बॉडी हमारे पास बी। नाउ अब आई ए ये हमारा सेकंड टाइप है, सेकंड मेथड टू प्रूव। इम्पल्स ऑन ए कितना होगा, एफ ए इंटू डेल टी। और जैसा हमें पता है इम्पल्स का जो फॉर्मूला होता है, इम्पल्स जो होता है वो हमारा बराबर होता है पी माइनस P1 माइनस P2 के बराबर होता है, या पिट यहाँ ऐसे ले लो, या P2 1 के बराबर होता है। एंड जो इम्पल्स होता है I2 IB इम्पल्स जो होता है वो एफ बी इंटू डेल टी के बराबर होता है। अकॉर्डिंग थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ, जो एफ ए जो था, एफ ए जो होता है बराबर होता है इक्वल एंड अपोजिट होता है, और ये टी एंड टी है। इसको हम देखते हुए कह सकते हैं फॉर सेम टाइम इन सेम टू बॉडीज, ऐसी कंडीशन में आई और आई बी भी आपस में इक्वल हो जाएंगे, डेल टी इक्वल टाइम की लग रहा है। डेल टी जो है इक्वल टाइम है दोनों के लिए, इक्वल टाइम पीरियड दोनों बॉडी के लिए। तो हम इसे कह सकते हैं डेल टी का मल्टीप्लाई दोनों तरफ करते हैं, या डेल ऐसे ना लिखेंगे, आई ए इक्वल्स टू आई बी, और ये दोनों इक्वल कब होंगे, ये दोनों इक्वल होंगे हमारे इस कंडीशन पर, फोर्स ए डेल टी इक्वल्स टू फोर्स बी डेल टी। और जिस तरीके से हम जानते हैं वही नेगेटिव साइन यहाँ रहेगा, नेगेटिव साइन। सो फोर्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर हमारी फोर्स होती है। सो dp अपॉन dt इंटू
यहाँ पे हम डी पी नहीं लिखते, डेल डेल लिखा है, सब डेल लिखते हैं, डेल पी ए एंड डेल टी इंटू डेल टी। नाउ नेगेटिव नेगेटिव डेल पी वी अपॉन डेल टी इंटू डेल टी। डेल टी से डेल टी कैंसिल, डेल टी से डेल टी कैंसिल, तो डेल पी ए become equals to del p p negative. So del pa plus del pv is equal to constant. तो हमें क्या पता चला, जो मोमेंटम जो है वो हमारे कांस्टेंट आ रहा है, टोटल मोमेंटम की जो वैल्यू आ रही है वो हमारी कांस्टेंट आ रही है बाय यूजिंग द प्रिंसिपल डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव का प्रिंसिपल यूज करके भी हमारी जो टोटल मोमेंटम मिल रहा है, टोटल मोमेंटम ए और टोटल मोमेंटम ऑफ पी जो मिल रहा है वो भी हमें कांस्टेंट वैल्यू ही दे रहा है, और कांस्टेंट वैल्यू दे रहा है तो इसका मतलब क्या है कि हमारा मोमेंटम कंजर्व रहा। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स पर वर्क नहीं कर रही है तो उसमें कोई भी वर्क एक्स्ट्रा नहीं हुआ। तो इस तरीके से हम अपना मोमेंटम का वैल्यू निकाल सकते हैं और प्रूव भी कर सकते हैं। नाउ अब हम कुछ एप्लीकेशन देखेंगे ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। एप्लीकेशंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम के कुछ प्रिंसिपल हम देखते हैं। प्रिंसिपल ऑफ पहला हम लेते हैं गन का। इन गन, जो गन होती है उसे जब हम फायर करते हैं तो ऐसी कंडीशन में while firing the gun इनिशियल कंडीशन में जो बुलेट होती है और गन होती है दोनों की स्पीड रेस्ट में होती है, तो इनिशियल मोमेंटम उनका जीरो के बराबर होता है। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू जीरो। और जब ये मूव करना स्टार्ट करती है या फायर किया जाता है तो इसके अंदर वेलोसिटी आती है, इसके अंदर वेलोसिटी आती है, हम मानते हैं v1 और इसका मास मान लेते हैं m1। और गन के अंदर भी एक वेलोसिटी आती है v2 और इस गन का मास है m2। हाँ, तो टोटल मोमेंटम कितना हुआ? टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन तो स्टार्टिंग में तो मोमेंटम जीरो ही था, और स्टार्टिंग मोमेंटम जीरो था और बाद में इन दोनों का m1 v1 प्लस m2 v2 के बराबर मोमेंटम हो गया, और डेट बिकम इक्वल टू m1 v1 इक्वल टू नेगेटिव m2 v2। नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि दोनों में जो फोर्स लगेगी वो अपोजिट साइंस के अंदर लगेगी, वो डायरेक्शन में लगेगी, इसलिए हम नाउ v इक्वल्स टू m1 m2 v2 अपॉन v1। v1 तो इधर है, इधर m2 आ जाएगा। तो यहां से हमें एक वेलोसिटी का रिलेशन मिला कि वेलोसिटी जो होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है मास के। अगर मास ज्यादा हुआ बॉडी के अंदर तो उसके अंदर वेलोसिटी जो प्रोड्यूस होगी वो कम होगी। किस तरीके से? जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं जो बुलेट है उसका मास कम है, बुलेट का मास कम है, इसी वजह से उसमें वेलोसिटी ज्यादा है। वहीं
जो हमारी बॉडी है, जो गन है, गन का मास ज़्यादा है इसलिए उसके अंदर वेलोसिटी कम आती है। इसी तरीके से जब हम कंधे पर रख करके बंदूक चलाते हैं, कोई पर्सन एक गन को अपने कंधे पर रख लेता है, जिस तरह इसी गन को हम कोई पर्सन अब चलाता है अपने कंधे पर रख करके, अपने कंधे पर रख करके बंदूक को चला रहा है कोई पर्सन, तो ऐसी कंडीशन में जो पर्सन, एक तो पर्सन और दूसरा गन, दोनों का मास बढ़ जाता है। तो ऐसी कंडीशन में जर्क लगता है, जर्क तो लगता है लेकिन हमारे अंदर इतनी स्पीड पैदा नहीं होती जितनी कि एक बुलेट के अंदर पैदा हुई। उसका रीजन ये होता है कि जो बुलेट है उसका मास कम होता है और वहीं बुलेट के कंपेरिजन में हमारा मास कई गुना ज्यादा होता है। इन अ सिमिलर मैनर सेकंड रॉकेट, जो रॉकेट होता है उसमें भी ये प्रिंसिपल वर्क करता है। इन केस ऑफ रॉकेट दैट प्रिंसिपल वर्क्स। रॉकेट केस में कैसे, जो हमारा रॉकेट होता है, जो हमारा रॉकेट होता है इनिशियल केस में उसके अंदर गैस फिल होती है, कुछ गैसेस फिल होती हैं, सम गैसेस आर फिल इन इट। अब गैस फिल होने की वजह से जब हम नोजल को ओपन करते हैं, इंजन को स्टार्ट करते हैं, तो गैसेस जो होती हैं उसमें से निकलती हैं विद अ वेरी हाई स्पीड। हाई स्पीड, हाई स्पीड से गैस का मास कम होता है लेकिन वेरी हाई स्पीड से वो नीचे की तरफ मूव करती हैं, और नीचे की तरफ मूव करने की वजह से एक इधर मोमेंटम बनता है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को वेरी करने के लिए जो हमारा रॉकेट होता है उस पर भी एक फोर्स लगती है, जिसके कारण रॉकेट पर भी एक अपवर्ड डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम लगता है, जिसके कारण रॉकेट अप जाता है। बिकॉज ऑफ गैस कमिंग आउट दे अप्लाई अ मोमेंटम, एंड जो मोमेंटम उन्होंने अप्लाई किया उसको बैलेंस करने के लिए रॉकेट के अंदर भी एक मोमेंटम पैदा होता है जो कि उसे अप ले जाता है। इन अ सिमिलर मैनर, थर्ड, एक नाव, हम एक नाव का एग्जाम्पल लेते हैं। जो नाव से एक बच्चा जंप करता है, व्हेन अ चाइल्ड जंप, ऐसी कंडीशन में जंप करने के केस में चाइल्ड होता है वो बोट पर एक मोमेंटम लगाता है और मोमेंट या फोर्स लगाता है अपने, जिसके कारण मास, बोट जो हमारी बोट होती है उसके अंदर कुछ वेलोसिटी v आ जाती है, सम अमाउंट ऑफ वेलोसिटी दैट इज v प्रोड्यूस विद इन द बोट। और जितनी बोट के अंदर वेलोसिटी आती है, मोमेंटम पैदा होता है, तो वो बोट भी हमारे अंदर या उस बॉय के अंदर एक मोमेंटम पैदा करती है, और उस मोमेंटम की वजह से चाइल्ड होता है वो जंप करता है और यहाँ पर आकर के खड़ा हो जाता है। तो इसमें भी हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वर्क करता है। तो ये हमारे कुछ एप्लीकेशन थे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के। नोट इट डाउन। हम्म अब तक हमने पढ़ा तीन लॉस के बारे में, लेकिन जो हमारा सेकंड लॉ है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज द रियल लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन ही हमारा रियल लॉ ऑफ मोशन है, क्योंकि फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ हमारे सेकंड लॉ में कंटेन है या सेकंड लॉ में ही आ जाते हैं। अब वो कैसे, अब हम ये देखते हैं। तो पहले हम लिख देते हैं सेकंड लॉ इज रियल लॉ, सेकंड लॉ इज द रियल
लॉ ऑफ मोशन। जो सेकंड लॉ है वो रियल लॉ ऑफ मोशन होता है। अब हम देखते हैं किस तरीके से फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन सेकंड लॉ में आता है। फर्स्ट लॉ इन सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ इन सेकंड लॉ कैसे आता है? देखिए क्या कहता है फर्स्ट लॉ। अगर किसी ऑब्जेक्ट पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है और कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है तो ऐसी कंडीशन में जो नेट तो ऑब्जेक्ट जो है अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर पाएगा। मीन टू से उसमें कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा। अगर वो रेस्ट की कंडीशन में है तो रेस्ट की कंडीशन रहेगा और मोशन कंडीशन में है तो मोशन की कंडीशन में रहेगा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ। तो फर्स्ट लॉ के लिए हम देखते हैं यहाँ पर हमारे फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इक्वल्स टू एम ए। हम सपोज करते हैं कि जो एक्सटर्नल फोर्स लग रही है एफ, एक्सटर्नल फोर्स एफ इज इक्वल टू जीरो। जो एक्सटर्नल फोर्स लग रही है कि हमारी किसी बॉडी के ऊपर वो जीरो के बराबर है। नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाई ऑन इट। तो ऐसी कंडीशन में एम ए इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो। ऐसी कंडीशन में हम जानते हैं कि जो मास ऑफ द बॉडी है, मास ऑफ द बॉडी कैन नेवर बी जीरो। मास एम कभी जीरो नहीं हो सकता। तो क्या जीरो होगा? एक्सेलरेशन जीरो होगा। और जैसा हमें पता है कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती तो बॉडी में कोई एक्सीलेंट पैदा नहीं होगा। वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा। नो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस विद इन अ बॉडी और ना कोई डायरेक्शन चेंज कर सकते। तो इस तरीके से हमारा जो फर्स्ट लॉ है वो सेकंड लॉ में आता है। नाउ थर्ड लॉ इन सेकंड लॉ। थर्ड लॉ इन सेकंड लॉ। थर्ड लॉ इन सेकंड लॉ कैसे आता है? क्या कहता है हमारा थर्ड लॉ? अकॉर्डिंग थर्ड लॉ जो किसी भी ऑब्जेक्ट फोर्स लगता है एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक एक्शन का एक इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। नोट इट डाउन फर्स्ट। तो कैसे कब कह सकते हैं थर्ड लॉ जो है सेकंड लॉ में आता है? तो इसके लिए हम यहां देखते हैं जरा। थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग, सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या था? एफ इक्वल्स टू एम ए। और इसे हम एक तरीके से और लिख सकते हैं एम डी वी अपॉन डी टी। और एम को अंदर ले जाते हैं हम डी पी अपॉन डी टी कह सकते हैं हम इसे। नाउ हम मान तो हमारे फोर्स का फॉर्मूला जो होता है वो बनता है डी पी अपॉन का डी टी। अगर अगर हमारी फोर्स एफ वन है तो मोमेंटम वन हो गया। तो डी पी मोमेंटम वन इक्वल्स टू एफ वन डी टी के बराबर हुआ, एफ वन डी टी के बराबर हुआ हमारा फोर्स। नाउ सेकेंड सिमिलरली हमारे पास सेकेंड जो होगा सेकेंड मोमेंटम डी पी टू इक्वल्स टू एफ टू डी टी के बराबर होगा, एफ टू डी टी के इक्विवेलेंट होगा।
नाउ एडिंग बोथ द इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया हमने, तो डी पी वन प्लस डी पी टू इक्वल्स टू एफ वन डी टी प्लस एफ टू डी टी, ये वैल्यू हमारी बनी। नाउ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम के अकॉर्डिंग dp और dt, ये डेल लिखा है, dp और dt भी कह सकते हैं इसे हम, इज इक्वल टू 0। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं कर रही तो ये वैल्यू जो है dp1 प्लस dp2 इज इक्वल टू 0 अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग ये वैल्यू हमारी 0 के बराबर हो जाएगी। सो f1 dt प्लस f2 dt इज इक्वल टू 0। अब इसे हम उधर ले जाते हैं, f1 dt इक्वल्स टू नेगेटिव f2 dt, dt से हमारा dt कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या वैल्यू बनती है, f1 इक्वल्स टू नेगेटिव f2, दैट इज f1 is a force of action and f2 is a force of reaction, action and reaction। तो कह सकते हैं एवरी फोर्स हैज इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन। तो इस तरीके से फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ, फर्स्ट लॉ एंड थर्ड लॉ दोनों ही हमारी सेकंड लॉ में आते हैं। इसे सेकंड लॉ कहा जा सकता है रियल लॉ ऑफ मोशन। इसी तरीके से जो हमारा थर्ड लॉ है वो फर्स्ट लॉ के अंदर ही आता है, थर्ड लॉ भी फर्स्ट लॉ के अंदर ही आता है। वो कैसे, थर्ड हम कर देते हैं, थर्ड लॉ इन फर्स्ट लॉ। कैसे, जैसे देखिए ये हमारी टेबल थी, इस टेबल पर बुक रखी थी। नाउ अब इस बुक में इस टेबल पर फोर्स लगाई एज अ एक्शन, फोर्स ऑफ एक्शन लगाया, और इन रिटर्न उसे भी एक फोर्स मिली एज अ रिएक्शन, और एक्शन और रिएक्शन की जो फोर्स थी वो इक्वल हैं और अपोजिट हैं। एक्शन और रिएक्शन की जो फोर्स है वो इक्वल है और अपोजिट हैं, इसीलिए जो हमारी बॉडी है वो रेस्ट की कंडीशन में है, बॉडी इज इन कंडीशन ऑफ रेस्ट। इसी तरीके से बॉडी मूव भी कर रही हो तो उस कंडीशन में भी हमारा थर्ड लॉ फर्स्ट लॉ में आ सकता है, यूनिफॉर्म मोशन से कर रही है तो नेट फोर्स तो उस कंडीशन में भी 0 होगी और इक्वल एंड अपोजिट होगी।